क्योंकि एक तरफ ये जिद्दोजहद थी कि ठीक है गालिया उसकी, इस लड़की की तकदीर इससे 2 कदम आगे चल रही है, इसको रोक तो नहीं सकता, लेकिन इसकी शादी करानी पड़ेगी। एंड आई वॉज टू स्मॉल। तब भी शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज अगर आप लोग सोचें कि 17 साल 18वां साल लगा हो और शादी हो जाए, तो ये एक अजीब बात है। और मैं शादी, मेरा माइंडसेट था कि शादी की बात सोचो या कलर कपड़े पहनो तो सरस्वती माई बेसुरा कर देती है, इसीलिए लता दीदी सफेद कपड़े पहनती हैं। मेरी सोच ऐसी थी। और जो भी मुझे देखने आता था तो हम भाई बहनों की टोली थी, हम कुछ ना कुछ गड़बड़ करते थे और अगले को बारों बार भगा देते थे। एंड बिलीव मी, जो रिश्ते मेरे लिए एक से यहाँ से क्या, राजस्थान से क्या, और भी जगहों से जो भी आए, तो सब अच्छे थे, हमसे सब अच्छे थे, मैं क्या कहूँ। लेकिन एक ऐसा मुकाम आया जहाँ वाकई मैं तंग आ चुकी थी। और उधर मेरे भाई की एंगेजमेंट थी, वहाँ एक परिवार आया हुआ, क्योंकि वो लोग भी जो भी अपने अच्छे आर्टिस्ट, जो फीमेल आर्टिस्ट हैं, उनको डांस सिखाते थे। जिनकी लड़की की शादी की बात मेरे भाई से तय हुई थी और एंगेजमेंट हो रही थी। वो डांसिंग गुरु थी, शंभू सेन जी, इसलिए उनका नाम लेना पड़ रहा है कि वो भी इंडस्ट्री के अच्छे गणमान्य व्यक्तियों में से थे। तो लड़की वालों की तरफ से बाली परिवार, क्योंकि मेरी ननद जी उनसे डांस सीखती थी, और वो लोग आए थे अपने मास्टर जी को, उनकी बेटी की शादी की एंगेजमेंट को अटेंड करने के लिए। तो मुझे देखा, हमारे परिवार के बहुत लोग थे, मेरी बुआ की बेटियां थी, सब, सुलक्षणा थी, विजेता थी, और सब जतिन, ललित वगैरह सारे, ये सब मेरी सगी बुआ के बच्चे हैं सारे। तो वो दूसरे दिन रिश्ता लेकर आ गए कि भाई मैं, वो एक जो लड़की आपके वहाँ कल जो हम आए थे, और वो कौन थी? तो जितनी सब सुंदर सुंदर लड़कियों के नाम उन्होंने कहे कि भाई वहाँ तो सब, जहाँ स्टार लोगों को ट्रेन करते थे, तो वहाँ तो वही आने। बोले नहीं नहीं, एक बिल्कुल सिंपल सी लड़की थी, लंबे बाल, बहुत सिंपल, और एक वाइट सा कुछ साड़ी पहनी हुई। तो कहा कि वो तो हमारे होने वाले जवाई की बहन है। तो क्या कह रहे हैं आप? तो कह रहे हैं कि आपके होने वाला जवाई जो है वो हेमलता का भाई है। तो उन्होंने कहा हाँ वही तो हेमलता है। तो उनका नाम था हरदर्शन कौर। गीता आंटी उनसे छोटी थी, उनका रियल नाम था हरकीर्तन कौर। ये पंजाबी ब्राह्मण है, और इनके गीता आंटी के भी 2 बच्चे हैं, और मेरी मम्मा के भी 2 बच्चे, एक योगेश वाली, एक योगिता वाली। तो योगेश के लिए उन्होंने मेरा हाथ मांगा, और कुछ ऐसा माहौल था उस वक्त। देखिए जोग संजोग सब अपने आप हो जाता है।
सो आई कैन टेल यू दिस वॉज अरेंज्ड मैरिज, और ये बाली परिवार है। मैं ऑफिशियली बाली हूँ, मतलब अब धर्मानुसार बाली हूँ। स्क्रीन पे सिंगल नाम इसलिए दिया कि लड़कियों के सरनेम बदलते हैं। ये भी मेरे पिताजी की कृपा से, कि उनको बिल्कुल दूर दूर तक इस बात से सरोकार नहीं था कि मैं सिंगर बनूं या मैं कुछ। लेकिन हाँ, एक वक्त आया कि उन्होंने मुझे सचमुच आशीर्वाद दिया और ट्रेंड किया, और उन्होंने ही जो ये सारा जो एक संगीत और म्यूजिकल नोट्स का जो एक सफ़र है, उसके बारे में जो नॉलेज मैंने उनसे ले पाई, कितना सीख पाई हूँ ये तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि बहुत गुणी थे वो। किराना घराना के सोल रिप्रेजेंटेटिव थे, और लास्ट में कलकत्ता में ही वो सोल डायरेक्टर टू सिलेक्ट एन स्कॉलर फॉर डॉक्टर ऑफ म्यूजिक इन कलकत्ता ITC 81 में। बहुत कम उम्र में वो चले गए, बट ही वॉज हैप्पी कि हेमा अपने घर में है। और एक बड़ी ईमानदारी से आप सब, आपके चैनल से अपने श्रोताओं से कहना चाहती हूँ कि ठीक है, जो विरासत में गाना मिला, संगीत मिला, पिता के नाते, गुरु के नाते, सब मेरे माता पिता के देन और आशीर्वाद है। लेकिन बढ़ावा, हिम्मत मुझे मेरी सास माँ से ही मिली। हरदर्शन कौर ने जो प्यार मुझे दिया, वो उसका कोई जवाब नहीं है। उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, बियॉन्ड एनी वर्ड्स और एनी सेइंग, यू नो, इट वाज ओनली फील। मैं ये कहूँगी कि बस जन्म की माँ ने अगर 1% प्यार दिया तो उन्होंने 10%, 10 माँओं का अकेली माँ ने मुझे प्यार और आदर और बढ़ावा दिया, उन्हीं के माध्यम से, क्योंकि वो खुद गाते थे किसी वक्त। और एक उनका बाद में ये, और मेरे लिए बहुत इमोशनल थी, क्योंकि उनके पिता ब्लाइंड थे और मेरे भी डैडी ब्लाइंड थे। तो मेरे लिए उनको, वो मेरी एक जन्म की नहीं, पता नहीं कितने जन्मों की माँ सास के रूप में मुझे मिली। और जो मेरी असली ग्रोथ हुई है वो शादी के बाद ही हुई है, क्योंकि मेरा इतिहास तो सबके सामने खुला है। 14 साल की उम्र से गा रही थी मैं, लेकिन जो लाइमलाइट मुझे मिली वो फ़कीरा के बाद मिली। हालांकि इसके पहले 500 गाने रिकॉर्ड हो चुके थे, छोटे बड़े, बच्ची का गाना है, कहीं एक लाइन है, कहीं किसी चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए गाना है, दीदी के साथ हो, आशा दीदी के साथ हो, लता दीदी के साथ हो। तो तब से बुलावे आते आते आते, और 14 साल की उम्र में हीरोइन का गाना भी गाया, फिल्म विश्वास। तो मेरी फर्स्ट हीरोइन जो है वो अपर्णा सेन थी। तो ऐसे सब मिला जुला काम मिलता रहा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के तो काउंटेबल गाने गाए मैंने, बहुत गाए। लेकिन यही है कि लाइमलाइट मुझे फ़कीरा के बाद मिली,
और चितचोर के बाद लोगों ने मुझको, माने जो मुख्य धारा होती है उसमें मुझे मिला लिया गया, जो कि बहुत बड़ा तो है ही और कंफ्यूज करने वाला, जिसमें इंसान खो जाए। क्योंकि एक तरफ तो मैं ही गा रही हूँ उस फीटस की आवाज बनकर, जो बेटी का फीटस बीज और माँ के गर्भ में है, और कह रहा है कि माँ मुझे आने दे। और दूसरी तरफ आज का कल्चर, आज जो हो रहा है, आज के बच्चों का, आप लोगों का ये माइंडसेट है कि उस ज़माने में हम बहुत पिछड़े हुए थे। या देखिए, औरत के लिए कभी ज़माना बदला नहीं, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। ज़माना बदला नहीं इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि वो क्रूअल है या तो, और मैं तो कभी नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने जो भी संघर्ष किया वो अपने परिवार में किया कि मुझे गाने नहीं देना है, जल्दी शादी कर देनी है, ये इसको हाथ पीले करो तो बला टले। और प्यार इतना उनको मेरे से कि एक मैं थोड़ा सा अगर चूं कर जाऊं तो वो 10 डॉक्टर को दिखाएंगे। तो आप सोचिए कि वो उस वक्त के पेरेंट्स, इसलिए वो ऐसा शायद करते थे। अब मैं खुद पेरेंटल लहरा की औरत हूँ, इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि बेटी से प्यार ज्यादा होता है। उसके अलावा एक बेटी ही तो है जो हमारी इज्जत है। ऐसी सोच आज भी है, हालांकि बेटा भी इज्जत है, बहुत बड़ी इज्जत है, शान है, लेकिन बेटी के लिए कुछ और, क्योंकि उसे दूसरे के घर जाना है और वो हमारे कल्चर का आईना बनेगी, दर्पण बन के जाएगी कि उसने माता पिता से, समाज से क्या लेकर आ रही है। इसलिए वो लोग कॉन्शियस रहते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो क्रूअल थे। और सास माँ इसलिए अच्छी होती थी कि उनको माइंडसेट होता था कि ये तो हमारी है, ऐ तो हुण साडी है, बसंत कौर है। मुझे बसंत कौर कहती थी मेरी सासू माँ, प्यार से, मस्ती में। तो और अगर उन्होंने छूट नहीं दी होती और मुझ पर विश्वास ना किया होता तो मैं कहाँ आ पाती आप लोगों के साथ। तो हम लोगों में, बेटियों में ये एहसास था कि हमारी जिम्मेदारियां हैं। एक कंधे पे माता पिता, परिवार का, इज्जत का बोझ है, दूसरे कंधे पे ससुराल का भी बोझ आ गया। और वो अगर नाम वाले हैं, शोहरत वाले हैं, और अगर वो उनका कद जो है वो कहीं ऊंचा है, तो अपने आप को कम से कम इतना तो बना लें कि उनके साथ बैठ नहीं सकूं तो खड़ी तो रह सकूं। बस इतनी ही कोशिश रखी, तो भी बड़ा संयम चाहिए, बड़ी मर्यादा चाहिए। और रह गया, आप म्यूजिकल एस्पेक्ट से देख लो, फिल्म के एस्पेक्ट से देख लो, कल्चर के एस्पेक्ट से देख लो,
फिल्में हमेशा समाज का आईना ही रही है। पहले जो होता था वही अगर पर्दे पर आया है तो लोगों को अच्छा लगता था, और फिल्में समाज का दर्पण फिर बन जाती थी। वैसे बस कि भाई अब वैसे ही बाल बनाने हैं, मार्केट में जाना है, हाँ शर्मिला टैगोर साड़ी, राइट, मुमताज साड़ी, या फिर वो हाँ भाई मेरे बाल जो है देवानंद जैसे काटने। मेरे भाई लोग ऐसे ऐसे करके बनाते थे, फिर बिगाड़ते थे, फिर बनाते, क्योंकि बाल अजीब थे तो वो बनते नहीं थे वैसे। तो कोई ये जो सबसे छोटा था वो जितेंद्र जी जैसा बाल बनाने का कोशिश करता था। तो कहने का मतलब ये, उठना बैठना, डायलॉग्स, लोग राजकुमार साहब की फिल्म देख कर आते थे तो वक्त के डायलॉग बोलते थे। तो फिल्में हमारे कल्चर में रिफ्लेक्ट करती थी और समाज से लेकर ही कहानियां जाती थी और वो फिल्म बना के उनका उन्हीं को लौटाते थे। तो आज जो है, आज भी वही हो रहा है। जो आप सामने देख रही हैं वो अगर आप नहीं बनाओगे तो आज के बच्चे बोलेंगे साहब ये तो पिछड़े हुए हैं, ये तो पुराने जमाने की स्टोरी है, इट्स बोरिंग, ओह नो इट्स टू बोर। वो हमारे बच्चे भी, मेरे भाई बहनों के बच्चे हैं, वो भी नहीं देखते। लेकिन क्या किया जा सकता है। मैं आई थी कस्ब लाइन में, हमारे छोटे से घर में कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां आई, आज सोचती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ, क्योंकि उनमें इतनी विद्या थी, इतना गुण था कि ईगो के लिए कोई जगह नहीं थी। नौशाद साहब जिनके एग्रीमेंट में मैं थी, 5 साल के लिए मुझे एग्रीमेंट किया था उन्होंने, एंड माई प्रोड्यूसर वॉज के आसिफ, वॉज मेकर ऑफ मुगले आजम। तो ये लोग अपनी दुनिया में खोए हुए रहते थे, जैसे साइंटिस्ट लोग कैसे होते हैं कि कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन तपस्वी लोग थे। They were so focused to their subject कि they were not interested कि दाएं बाएं कुछ गड़बड़ी है क्या है, उनको अपने काम से मतलब कि ये सिचुएशन है, हमको ये बना। उस एरा को मैंने जो देखा, और मैं तो अंडर ट्रेनिंग ऑफ नौशाद साहब, ये माइक ये वगैरह, और रोशन साहब जैसी हस्ती जो चल के हमारे छोटी सी कुटिया में आती है और कहती है कि मेरी माँ से कहते हैं हेमलता जी नमस्ते, मेरा नाम रोशन है और ये मेरे मित्र है सी रामचंद्र जी। माँ ने कहा नमस्ते, मैं हेमलता की माँ हूँ। अच्छा 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 अच्छा, बैठे बैठे। सलील चौधरी साहब, SD बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, RD बर्मन, मदन मोहन साहब, तो ऐसी ऐसी हस्तियों का दौर। तो तब बर्मन साहब और लक्ष्मीकांत पर इनका ये आ गए थे, और एक तरफ एक कस्ब लाइन थी। तो एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के बीच मेरा आना जो हुआ, तो मुझे दोनों तरफ से मिला।
फिर उसके बाद जो लोग आए, तो मतलब उषा खन्ना जी, दादा रविंद्र जैन, और उस दौर के और भी सभी, चित्रगुप्त साहब, तो इतने गुणी लोग कि शब्द ही नहीं है बस। उनमें इतनी ताकत थी कि वो दौर बदल सकते थे। वो इंडस्ट्री जिसमें मैं आई थी, वो इंडस्ट्री तो आज मेरे लिए भी सपना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ सपना देखा था। आज की इंडस्ट्री नई पीढ़ी की है, ठीक है, वो लोग जो काम कर रहे हैं, कई गाने मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आरती वो गाने याद नहीं रहते। और जब तक उन्हें दोबारा सुनने की इच्छा हो, तब तक वो गाने पुराने हो जाते हैं, कहीं खो जाते हैं, चले जाते हैं। सस्टेनिंग हिट आज की जनरेशन को अगर नहीं मिल रहा है, या आज जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, जो सिंगर्स, हमारे क्लीग्स जो काम कर रहे हैं, उनको उस तरह के गाने नहीं मिल रहे हैं, या म्यूजिक डायरेक्टर्स, कंपोजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उनको उस एरा के म्यूजिक वॉइसेस, सिंगर्स की वॉइसेस नहीं मिल रही है। तो ये दोनों पक्ष आप देखेंगे तो यही लगेगा कि दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इंडस्ट्री को वही लोग चाहिए, क्योंकि दौर कब बदलेगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन मेरे जीवन काल में वो दौर दोबारा आएगा मुझे लगता नहीं। क्या उस वक्त के लोगों ने जो काम किया, उन्होंने अपने कल्चर को बनाए रखते हुए काम किया था। अगर हीरोइन अगर है, नायिका जिसको हम कहते हैं, कोई भी लड़का, उसके दिमाग में एक लड़की होती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो घर लाने के लिए, जिसको सोचता है कि इसको लाके मैं अपने परिवार में लाऊंगा, मतलब उसे शादी करूंगा, सपोज वो उसी को देखता है ना नायिका में, अपनी हीरोइन को वो देखता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए उस वक्त की नायिका को वैसे कपड़े पहनाए जाते थे, डिमांड पूरी करते थे। वो भी इस बात का ध्यान रखते थे कि हाँ एंटरटेन करना है, तो उसके लिए हेलन जी आती थी, पद्मा खन्ना जी आती थी, और बहुत अच्छे अच्छे हमारे इतनी टैलेंटेड जो डांसिंग स्टार्स हैं। हेलन जी मतलब कुछ भी पहना दो, लेकिन लगता ही नहीं था कि किसी भी तरह की कोई चीपनेस है या, और हीरोइन को हीरोइन वो एक साड़ी में भी, इसीलिए पहले खूबसूरती, हाइट कैसे चल रही है सामने वाले, उसमें बहुत सिलेक्टिव होते थे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आज नहीं है, लेकिन आज शायद एक्सेप्टेंस हमारी और भी ज़्यादा ब्रॉड हो गई है, हमको सब कुछ अच्छा लगता है। या तो ये बात है,
या आज नायिका को कुछ भी पहना देते हैं। तो आज के बच्चे ये आई एम टू ओल्ड टू इमेजिन कि एक लड़का अब आप सोचिए, एक गाना है, मैं गाने को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, एक लिरिक्स है जो मुझे भी अच्छा लगता है क्योंकि मेरे भाई बहन के बच्चे उसमें नाचते हैं। चिकनी चमेली निकली अकेली, पौआ चढ़ा के आई, और पता नहीं कुछ हुस्न की तीली से बीड़ी चिलम, क्या है वो, बीड़ी समथिंग कुछ है। तो ये गाना देख के कोई लड़की से शादी कर सकता है कि भाई एक लड़की अगर ऐसा कह रही है कि मैं चिकनी चमेली हूँ, अकेली निकली हूँ घर से, तो पौआ भी चढ़ा के आई है, तो उससे शादी कर लेगा क्या? तो ये जब मैं सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है, लेकिन इंजॉयमेंट के हिसाब से हंसी आती है कि भाई चलो मस्ती है, लेकिन मस्ती मस्ती तक रहे तो अच्छा है। क्योंकि जिस वक्त अब थोड़ा सीरियसली मैं आपको आपके चैनल से अपनी भावना बोलना चाहती हूँ कि ये इंडस्ट्री बहुत सारी कुर्बानियों के साथ बनी है। लोगों ने घर फूंक कर इंडस्ट्री को खड़ा किया है, जिनके नाम भी लेते हुए कपकपी आती है। महबूब खान, विमल रॉय, गुरुदत्त और राज कपूर साहब, ऐसे लोगों ने इस इंडस्ट्री को खड़ा किया। और जब शुरू किया था तो इस इंडस्ट्री को नाम लेने से शादियां कैंसिल हो जाती थी, लोग लड़की नहीं देते थे। अच्छी सोसाइटी में उनको देखकर लोग ना, जबकि नकल उन्हीं की करना है, गाने उन्हीं के गाने हैं, पार्टी में उनका गाना गाना है, उनकी तरह साड़ी पहनना है, उनकी तरह ड्रेस पहनना है, उनकी तरह बाल बनाने हैं, लेकिन कहना अरे ये तो भांड लोग हैं। लेकिन उनकी कुर्बानियों से ये इंडस्ट्री अपने आप खुद सेल्फ ओरिएंटेड, किसी ने सहारा नहीं दिया इस इंडस्ट्री को, वो खुद जो स्वयंभू पैदा हुई है, लोगों ने अपनी कुर्बानियों से उसे जन्म दिया। गूंगी थी, बोलना सीखा, गिरते पड़ते चलना सीखा, और उड़ान विथ they have created their own network, finance and global marketing strategy. And today I think and I believe that this is the biggest industry in the world. तो 100 साल पूरे करते करते जाकर जब कुफ्र टूटा, खुदा खुदा करके हमको कल्चरल इंडस्ट्री का जो है वो स्टेटस मिल गया, तब हम ये क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता। ये मेरी सोच से बाहर है, ये मेरी समझ से भी बाहर है। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। जब कोई अच्छा सुरीला गाना सुनने को मिलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन याद नहीं रहता।